नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान, हिंदी का शिक्षण शास्त्र। हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर है और हमारा जो इकाई है वो इकाई द्वितीय है। और इकाई द्वितीय के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण है वो है हिंदी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व को लेकर, कि हिंदी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं इसकी क्या महत्व है। साथियों, इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी पढ़ा है। तो साथियों, बिल्कुल मैं इस बात पर आपको बताना चाहूँगा कि इस व्याख्यान पाठ्य पुस्तक की जो आवश्यकता है या महत्व को लेकर है, इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यान में पढ़ा है। लेकिन एक छोटा सा हम एक बार पुनः उस पर हम नज़र प्रकाशित करते हैं, नज़र डालते हैं उस पर। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था पुस्तक क्या है, ज्ञानार्जन का साधन है। ज्ञानार्जन का साधन है। द्वितीय में हमने पढ़ा था पुस्तक शिक्षक एवं विद्यार्थियों की मार्गदर्शिका के रूप में, शिक्षक एवं विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की एक मार्गदर्शिका के रूप में एक मार्ग को प्रशस्त करती है। विद्यार्थियों की मार्गदर्शिका के रूप में और उसके बाद में जो हमने पढ़ा था, तृतीय नंबर का जो बिंदु है उस पर हमने अध्ययन किया था। वो अध्ययन था स्वाध्याय को लेकर। स्वाध्याय का आधार है पुस्तक, क्या है, स्वाध्याय का आधार है पुस्तक, स्वाध्याय का आधार है। भाई, पुस्तक स्वाध्याय का आधार है कैसे? तो बिल्कुल सत्य बात है साथियों कि पुस्तक स्वाध्याय का आधार है। खासकर हमारे हिंदी जैसे विषय में बिना पुस्तक के हमें पढ़ने में बहुत ही सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, बिल्कुल बात की सत्य और प्रमाणित है कि हमें पाठ्य पुस्तक के बिना हम स्वाध्याय नहीं कर सकते। स्वाध्याय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक पुस्तक है जो हमें एक मार्गदर्शन बताती है। मान लीजिए शिक्षक विषय का ज्ञाता तो होता है, लगभग सभी शिक्षक होते हैं, लेकिन वो पढ़ाते एक उदाहरणों के माध्यम से, एक उदाहरणों के माध्यम से इतना आगे बढ़ जाता है कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपने विषय से भटक जाता है। तो हमें उस भटकाव स्थिति से बचना चाहिए। हमें समय एवं श्रम दोनों को बचाना है और इन दोनों को बचाते हुए समय के रहते ही हमें अपने पाठ्यक्रम को भी पूर्ण करवाना है। तो हमारे शिक्षक के पेशे में एक चुनौती भरा कार्य है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये बात बड़े ही गौरव की भी है कि हम समय का प्रबंधन बड़े ही अधिभाती ढंग से कर सकते हैं। तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि पाठ्य पुस्तक के बिना हम अपना स्वाध्याय किस प्रकार करें, तो ताकि हम अपनी राह से भटकने से भी बच जाए और हमारा व्यर्थ का श्रम करने से भी बचे रहे। तो ऐसी स्थिति में पुस्तक हमारी सहायता करती है। तो साथियों, अगला जो बिंदु हमारे सामने है कि पुस्तक क्या है? पुस्तक ज्ञान के
स्थायित्व का आधार है। मान कि आपने, जैसे मैंने इसकी पूर्व के वीडियो व्याख्यान में उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि हमारे प्राचीन वैदिक काल में जब ऋषि, मनीषी, महेशी, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, जितने भी ऋषि या विद्वान या अपने जीवन की उन अनुभवों के द्वारा जो उन्होंने उन तत्कालीन परिस्थितियों में जो अपने जीवन में अनुभूत किया था, उन परिस्थितियों में उन्हें जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान की प्राप्ति को उन्होंने लिपिबद्ध करके एक ग्रंथों के रूप में संजोए रखा। और अब हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। साथ में मैंने ये भी बताने का प्रयास किया था कि वैदिक काल में लिखे हुए महाकाव्य रामायण एवं महाभारत जब उस समय तत्कालीन उस परिवेश में जब महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास जो उस समय उन्होंने अनुभूत किया, जो उन्होंने अपनी अंतरात्मा में जो मतलब अनुभूत किया, जो उन्होंने अनुभव को अपने जीवन में हासिल किया, उस अनुभूतियों को उन्होंने एक काव्य की सर्जन के रूप में लिपिबद्ध किया। और उस काव्य की लिपिबद्ध करने के बाद में आज हजारों वर्षों बाद भी आज की हमारी सनातन संस्कृति में वो मानवीय मूल्य हूबहू शाश्वत है। कई कालों से, कालांतर से वो मूल्य आज भी वर्तमान में हमारे समक्ष शाश्वत है। तो शाश्वत क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन अनुभवों को व्यक्त किया, साथ में उसे लिपिबद्ध किया। और क्योंकि लिपिबद्ध करने के बाद में किसी भी व्यक्ति का ज्ञान है, वो उसे बार बार जब भी उसे आवश्यकता होती है उस ज्ञान को वो प्राप्त कर सकता है, अपने ज्ञान को पुस्तक के माध्यम से पुष्टि कर सकता है। तो साथियों, पुस्तक ज्ञान की स्थायित्व का भी आधार है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसके उपरांत है अगला जो वीडियो हमारे सामने है, सूचनाओं का संग्रह। सूचनाओं का संग्रह है। सूचनाओं का संग्रह है। अब साथियों, सूचनाओं का संग्रह किस प्रकार से है? तो साथियों, पुस्तक होती है एक पुस्तक, मान लीजिए हमारी हिंदी की एक पाठ्य पुस्तक है, उसमें बहुत सारी इकाइयां, उप इकाइयां उसमें दी गई हैं। तो उस इकाइयों एवं उप इकाइयों को मनोवैज्ञानिक ढंग से संजोया गया है। अब उसमें तार्किकता है, अच्छे तर्कों का साथ लिया गया है, अच्छे स्रोतों का, प्रमाणिक स्रोतों का साथ लिया गया है। और उसके अतिरिक्त हमें एक मतलब सैद्धांतिक रूप के साथ व्यवहारिक रूप में भी समझाने का प्रयास यहाँ किया गया है। तो सूचनाओं का संग्रह कि उसमें पाठ्यक्रम में कई इकाइयों के माध्यम से हमें शिक्षकों को और साथ में आप विद्यार्थीगणों को उसमें कई सारी सूचनाओं को उसमें संग्रह करके रखा गया है, ताकि उन सूचनाओं के माध्यम से हम सभी जो शिक्षक एवं विद्यार्थी उन सूचनाओं को प्राप्त करके अपने ज्ञान के भंडार को वृद्धि कर सकें, ज्ञान के भंडार को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए से हम ये बिल्कुल सत्य मान सकते हैं कि पुस्तकें जो है वो पुस्तकें कैसी है, ज्ञान का एक संग्रह है, एक सूचनाओं का एक संग्रह भी है। तो इसी तरह से साथियों कि पुस्तक सूचनाओं का संग्रह बिल्कुल बनती है। और अगला जो है वो है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मूल्यांकन का आधार है। साथियों, पुस्तक जो है
वो एक शिक्षक का भी मूल्यांकन करती है, न केवल मूल्यांकन विद्यार्थी का किया जाता है। यहाँ पर पुस्तक है वो एक शिक्षक का मूल्यांकन पहले करती है। मेरी नज़रों में एक अच्छी पुस्तक एक अच्छे शिक्षक का मूल्यांकन शिक्षक पहले करती है, उसके बाद में वो अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करती है। क्योंकि जिस पुस्तक में जो विषय वस्तु दी गई है, जो पाठ्य सामग्री दी गई है, उन पुस्तकों में पाठ्य सामग्री में आप कैसे अपने साथियों को, अपने जो पढ़ने वाले बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को आप अपने उस दी गई विषय वस्तु के अंतर्गत किस मनोवैज्ञानिक क्रम के साथ में आप मनोवैज्ञानिक विधियों के रूप में या गतिविधियों के द्वारा या प्रत्येक बालक जो व्यक्तिगत भिन्नताएं लिए हुए होते हैं कक्षा में, आप उनको विषय वस्तु कैसे समझा सकते हैं। तो ये एक शिक्षक का भी मूल्यांकन यहाँ पर हो जाता है कि एक शिक्षक कितना जागरूक है, कितना जागरूक से मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो विषय के प्रति कितना उसे प्यार है, विषय के प्रति उसे कितना लगाव है, साथ में उसके साथ साथ में वो शिक्षा में नवाचार की भूमिका को क्या मानता है, ये भी वहाँ पर जागरूकता की निशानी है उसकी। और साथ में शिक्षक को ये कभी नहीं मानना चाहिए कि मेरी कक्षा के जो बच्चे हैं या बालक बालिकाएं हैं उसमें से ये तो प्रतिभाशाली हैं और ये सामान्य स्तर के हैं, या कुछ बालक को शिक्षक कहते हैं कि तो भाई बिल्कुल मंद बुद्धि है या ये सीखने की स्तर में नहीं आते। लेकिन दुनिया में साइकोलॉजी में अच्छा शिक्षक जागरूक शिक्षक वो है, क्योंकि साइकोलॉजी ये बात मानती है, शिक्षा मनोविज्ञान इस बात का समर्थन करता है कि दुनिया में हर शिक्षक सिखा सकता है और दुनिया में हर बच्चा सीख सकता है। तो दुनिया में बहुत से अच्छा शिक्षक है। और साथियों, शिक्षक की मूल्यांकन को पहले किया जाता है, उसके बाद शिक्षार्थी का मूल्यांकन होता है कि आपके द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को बालक ने कितना अंगीकार किया है, कितना स्वीकार किया है। और मान लीजिए कहीं किसी बालक को आपने सभी को पढ़ाया है समान रूप से, कुछ बालकों ने बहुत अच्छे ढंग से उसको मतलब सीखा है, अधिगम किया है, लेकिन कुछ बालकों ने उसे उतने अच्छे ढंग से शायद नहीं सीख पाए, और कुछ बालक है जो और भी उनमें कमियां रही। तो शिक्षक मूल्यांकन के माध्यम से उन कमियों के बारे में पता लगाएगा और कमियों का पता लगाने के बाद में उसका उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। तो साथियों, बिल्कुल अच्छा शिक्षक वह है जो स्वयं का मूल्यांकन पहले करे, पुस्तक के आधार पर उसके उपरांत बालकों का मूल्यांकन करे। तो एक अच्छी पुस्तक की विशेषताओं को आपके समझ रखा गया कि अच्छे शिक्षक की भूमिकाएं किस प्रकार होती हैं एवं बालकों में वो किस प्रकार से अधिगम करा सकता है। और अच्छी पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अच्छे शिक्षक का होना भी वहाँ पर क्या एक रोल निभाता है, किस प्रकार की भूमिका को वो निर्वाह करता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।